डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे अपनी पुस्तक के फर्स्ट पार्ट की जो अंतिम यूनिट है भारतीय राजनीति के जो उभरते आयाम, उसमें अंतिम लेसन सामाजिक व आर्थिक न्याय एवं महिला आरक्षण के संबंध में, जिसमें अपन ने सामाजिक न्याय के बारे में पढ़ चुके हैं। आर्थिक न्याय के संबंध में अपन ने कुछ प्रारंभिक बातें पढ़ी थी पिछली कक्षा के अंदर, जिसमें अपन ने आर्थिक न्याय का अर्थ और भारतीय संविधान के अंदर कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं उसके संबंध में देख चुके हैं। यानी कि आर्थिक न्याय के संबंध में आपको मैंने बताया था कि आर्थिक दृष्टि से अपने समाज में एक प्रकार से समानता स्थापित करना ही क्या कहलाता है, आर्थिक न्याय। इसके बाद में अपन ने देखा था संविधान में भी काफ़ी प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 16 के अंदर, 19 के अंदर, यानी 19 के अंदर जो 6 बताया था अनुच्छेद, उसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था आजीविका के संसाधन जुटाने के लिए। 16 में आपको बताया था सार्वजनिक लोक सेवाओं में अवसर की समानता के संबंध में। तो ये सब की सब बातें अपन पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज देखेंगे अपन भारत में आर्थिक न्याय के लिए जो प्रमुख सुझाव हैं उनके बारे में, कि भारत के अंदर आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। जिसमें सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो आता है महत्वपूर्ण आर्थिक विषमता को दूर करना, यानी कि आर्थिक विषमता को दूर करना। यानी कि भारत के अंदर आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए जो एक प्रकार से आर्थिक विषमता है, जो आर्थिक दृष्टि से ऊंच नीच का भेदभाव है, या अपन कह सकते हैं गरीब और अमीर के बीच का जो अंतर है उसको क्या करना, कम करना। और जो असीमित संपत्ति है उसके अधिकार पर क्या लगाना, प्रतिबंध लगाना। इसके तहत अपन अच्छे से संविधान के अंदर पढ़ा था, 44वें संविधान संशोधन के संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया, कानूनी अधिकार। यानी असीमित संपत्ति रखने का अधिकार नहीं, अगर कोई रखता है तो उस पर निश्चित क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, जिसको अपन कर बोलते हैं। और धन है उसका क्या होना चाहिए, उचित वितरण होना चाहिए। धन का उचित वितरण होना चाहिए। इसी के साथ गरीबों के लिए कल्याण, जो गरीब हैं उनके कल्याण के लिए जो अच्छी अच्छी योजनाएं हैं उनका निर्माण करना और उनको क्रियान्वित किया जाना चाहिए। यानी गरीबों उत्थान के लिए नवीन योजनाओं का निर्माण व क्रियान्वयन करना। ताकि जो आर्थिक विषमता है उसको क्या किया जा सके, दूर किया जा सके। और साथ में ही प्रत्येक नागरिक को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाकर उसकी आर्थिक सुरक्षा को क्या करना, सुरक्षित करना। यह आर्टिकल 39 के अंदर आपको मैंने बताया था। यानी कि प्रत्येक नागरिक जो भारतवासी है, प्रत्येक नागरिक को रोजगार करवाकर उसकी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। यह अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है।
क्योंकि इसके संबंध में अपन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए, उसके संबंध में अपने सुझाव बताइए। तो ये आपको बताना है कि आर्थिक जो विषमता है उसको दूर करना, धन का उचित वितरण करना, असीमित संपत्ति का जो अधिकार है उस पर प्रतिबंध लगाना, गरीबों के उत्थान के लिए नवीन जो योजनाएं हैं उनका निर्माण करना और उनको अच्छे तरीके से क्रियान्वित करना। ये नहीं कि बनाकर छोड़ दिया, उसको अच्छे से संचालित नहीं किया, प्रत्येक नागरिक को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, यह सब की सब बातें इसके अंतर्गत आती है। ये अपने को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। भारत के आर्थिक न्याय की स्थापना के संबंध में जो अपने जो सुझाव हैं उनके बारे में, या अपन कह सकते हैं कि आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए आवश्यक क्या है, शर्तें हैं। यानी कि ये इतने काम करेंगे तभी अपने समाज के अंदर, अपने देश के अंदर आर्थिक न्याय की स्थापना की जा सकती है। अब अगर अपन बात करते हैं आर्थिक न्याय के संबंध में जो वस्तु स्थिति क्या है उसके बारे में, यानी कि आर्थिक न्याय की वस्तु स्थिति, यानी कि वास्तविक स्थिति अगर अपन देखें या वास्तविक स्थिति पर नजर डालें तो अपन अच्छे से पहले भी पढ़ा है, अपन ने 10th क्लास में भी देखा था इकोनॉमिक्स पार्ट के अंदर कि भारत आज विश्व का सबसे तेज विकास दर वाला राष्ट्र बन गया है, जिसमें अगर अपन वित्तीय वर्ष 2015-16 की अगर अपन बात करते हैं तो भारत की जो ग्रोथ थी जीडीपी की वो थी 7.6%, यानी कि 2014 जो 15-16 वित्तीय वर्ष की अगर अपन बात करते हैं तो भारत की जो विकास दर थी, भारत की जो विकास दर थी वो थी 7.6%। और अगर अपन चाइना की बात करते हैं तो उसकी थी, चाइना की थी 6.7%, तो चाइना से काफ़ी आगे थी। और इसी बीच अपन अच्छे से जानते हैं मोदी सरकार ने मुद्रा जो विमुद्रीकरण की एक अपन कह सकते हैं कि ठोस कदम उठाया था, जिसमें नोटबंदी की थी। पहले जो पुराने वाले 500 और 1000 रुपए के जो नोट थे उसको बंद कर दिया, उसकी जगह नए नोट प्रकाशित किए थे या उसको निकाले थे, जिसमें अपने 500 और 2000 के देख सकते हैं। तो उससे अपने इस प्रकार के ठोस निर्णय पर एक बार के लिए अपने विकास दर में कुछ कमी आई थी, लेकिन आगामी वर्षों में भारत में इसकी प्रतिशतता जो दर है विकास दर की वो आगे अपने को देखने को मिलेगी। और इससे गरीबी के चुंगल से निकलने के लिए अपने लिए एक क्या होगी, मददगार साबित होगी। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि इस विकास का वास्तविक लाभ अभी तक जिस प्रकार से अभी गरीबों के पास जिस प्रकार से नहीं पहुंचा है, उसको किस प्रकार से गरीबों तक पहुंचाया जाना है। जहां अपन अच्छे से जानते हैं आज भी हिंदुस्तान की लगभग 17% जो जनसंख्या है वो गांवों में निवास कर रही है, तो उसके सामने काफ़ी समस्याएं आ रही हैं, वो काफ़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो उनको किस प्रकार से दूर किया जाए, जिसके तहत जो वर्तमान सरकार है काफ़ी कदम भी उठा रही है, चाहे अपन इंटरनेट की बात करते हैं, प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, और इसी संबंध में अगर अपन बात करते हैं डिजिटल डिवाइस की, और इसके तहत अपन अच्छे से जानते हैं भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया था। मेक इन इंडिया के तहत हिंदुस्तान में काफ़ी कंपनियों को आमंत्रित किया था ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके, यहाँ जो विदेशी कंपनियाँ हैं वो यहाँ पर अपना निवेश कर सके, ताकि यहाँ के गांव में बैठे लोगों को और उनको रोजगार अच्छे से मिल सके और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सके। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि वास्तविक स्थिति के अंतर्गत इसका कुछ निष्कर्ष अपने सामने निकल कर आया है, जो मैंने अभी आपको बताया है। और इसका जो नोट्स है वो आपको PDF फाइल के माध्यम से मिल जाएगा, जिसको आपको अच्छे से करना है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं अपने सिलेबस का, इस चैप्टर में अंतिम पार्ट बचा है, वो बचा है महिला आरक्षण के संबंध में। महिला आरक्षण, महिला आरक्षण की अगर अपन बात करते हैं तो हिंदुस्तान में महिलाओं की स्थिति है वो बहुत ही अच्छी रही है प्राचीन काल से ही।
जैसे अपन बात करते हैं विदुषी महिलाओं की, उस समय की, जैसे गार्गी है और है, तो उस समय से भी महिलाओं की काफ़ी अच्छी स्थिति थी, सामाजिक हो चाहे वो आर्थिक हो। तो इस संबंध में हिंदुस्तान के अंदर सामाजिक आर्थिक क्षेत्र के अंदर राजनीतिक क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। और अपन अच्छे से जानते हैं कि भारतीय महिला सामाजिक आर्थिक कारणों से खुलकर न तो अपनी क्षमताओं का आज विकास कर पा रही है, क्योंकि कुछ अंधविश्वास हैं, उनका जो नकारात्मक प्रभाव है वो इस लेडीज डिपार्टमेंट के ऊपर अपने देखने को मिल रहा है। क्योंकि हिंदुस्तान में जो अपना समाज है वो क्या है, पुरुष प्रधान समाज है। यानी भारत का जो समाज है वो क्या है, पुरुष प्रधान समाज है, पुरुष प्रधान समाज है, यानी कि पुरुष को ज्यादा महत्व दिया जाता है। ये एक ऐसी यहाँ के लोगों की मानसिक स्थिति हो गई है। विगत अगर अपन पिछले 60-70 वर्षों को अगर अपन देखते हैं तो महिला शिक्षा में कुछ प्रगति जरूर हुई है, लेकिन जो होनी चाहिए वो आज भी अपने को देखने को नहीं मिल रही है। और इस संबंध में विभिन्न सरकारें आई, उन्होंने काफी कदम भी उठाए, जिसमें महिलाओं को इस प्रकार से आगे लेकर जाया जा सके, या अपन कह सकते हैं कि उनकी भागीदारी कैसे बढ़े, उसके संबंध में उन्होंने काफी कदम उठाए, जिसके संबंध में महिलाओं को उन्होंने काफी आरक्षण भी दिया। जैसे अगर अपन बात करते हैं सीआरपीएफ की, जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है उसकी, सीआरपीएफ की, उसके अंतर्गत महिलाओं को आरक्षण। और अगर अपन बात करते हैं जो औद्योगिक सुरक्षा बल है सीआईएसएफ जिसको अपन बोलते हैं, उनमें दोनों में सीआरपीएफ और सीआईएसएफ इन दोनों के अंतर्गत महिलाओं को जो आरक्षण है वो कितना है, 33% है। और अगर अपन बात करते हैं एसएसबी, जो एसएससी के थ्रू ये सब वैकेंसियां होती हैं, सुरक्षा बल से संबंधित हैं, उसमें जो महिलाओं को आरक्षण है वो कितना है, 15% है। और तटरक्षक के रूप में भी महिलाओं को सुरक्षित अब कर दिया गया है। अगर अपन आईटीबीपी की बात करते हैं, जिसको तिब्बत पुलिस बल बोलते हैं, उसमें भी 15% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। और अगर अपन बात करते हैं राजनीतिक क्षेत्र के अंतर, तो पंचायती राज के अंतर्गत, पंचायती राज के अंतर्गत 33वें संविधान संशोधन के तहत, इसके तहत इस पंचायती राज व्यवस्था को क्या दिया गया था, संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 73वां व 74वां संविधान संशोधन 1992-93 के अंतर्गत हुआ था। इसके तहत महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया था वो दिया गया था 1/3। और लेकिन उसके बाद में महिलाओं को आरक्षण अगर राज्य विशेष की अगर अपन बात करते हैं तो कुछ राज्यों ने इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 50% तक कर दिया गया था। तो ये प्रावधान पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की उल्लेखनीय भागीदारी बढ़ी है, जिससे न केवल अपने सामाजिक राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ है, अपितु उन्होंने सामाजिक जो अपने पंचायती राज की जो संस्थाएं हैं उनके माध्यम से उनका विकास भी हुआ है। और उन्होंने अपने प्रतिभा का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हुए काफी विकासात्मक कार्य भी किए हैं। और अधिकांश महिला निर्वाचित प्रतिनिधियां जब ग्राम सभा और पंचायत की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी रहती हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप महिलाओं की स्थिति में काफी राजनीतिक क्षेत्र में भी क्या हुई है, भागीदारी बढ़ी है। और इस क्षेत्र में भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी वर्तमान अगर आंकड़ों की अगर अपन बात करते हैं तो लगभग 43% के आसपास है। यानी कि अपने बुक के अंदर जो एग्जिट आंकड़ा दे रखा है वो दे रखा है 42.3%। तो इस आधार पर अगर अपन बात करते हैं तो ये लगभग 43% के आसपास आ जाता है। और एग्जिट आंकड़ा मैंने अभी बताया आपको 42.3%। ये इतनी भागीदारी है वो वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत महिलाओं की सुनिश्चित हो गई है। और इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं केंद्रीय स्तर पर लोकसभा, राज्यसभा के अंतर्गत और राज्य सरकार के अंतर्गत विधानसभा के अंतर्गत तो किस प्रकार से आरक्षण की बातें उठी और कौन कौन से कदम उठाए गए, उनके बारे में देखेंगे अपन आगे की नेक्स्ट कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।